हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े मज़े के साथ मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और बायोलॉजी के अंदर काफ़ी माहिर हो गए होंगे, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट 6 चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट होने वाले हैं। अगर ये मैं 4 कंप्लीट करवा दूंगी तो 5 एंड 6 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो 6 हो जाएंगे, फिर 3 चैप्टर्स रह जाएंगे। ठीक है जी। अगर आप लोग किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट टर्म या फिर अगर मिड टर्म्स डायरेक्ट होते हैं तो उससे ज़्यादा हमने कोर्स कवर कर लिया है। तो आप लोग वहाँ के लिए तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दें, ताकि आप अपने स्कूल के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। बाकी बोर्ड से पहले तो कंप्लीट कोर्स आराम से हो जाएगा, वो तो कोई इशू ही नहीं है। 1-1.5 महीने में आपका कोर्स अब बस मैं कंप्लीट करवा दूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे मैट्रिक का कोर्स स्टार्ट करवाना है। तो अगर आप ऐसे फ्रेंड्स को जानते हैं जो कि मैट्रिक में हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचा दें, ताकि जब मैं उनका कोर्स स्टार्ट करवाऊं तो उनका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो और वो भी अपने लेक्चर्स लेकर अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे नोट्स बना सकें। फीडबैक ज़रूर दिया करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 4.3 सेल साइज़ एंड शेप एज दे रिलेट टू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। मतलब कि सेल की जो साइज़ है कि वो कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, तो उसकी जो साइज़ है और उसका जो शेप है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, जैसा भी उसका शेप है, वो किस तरह से सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो से रिलेट करता है। देख लेते हैं इसको। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। मोस्टली इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन की लेने की कोई बात नहीं है, काम डाउन होके पढ़ते हैं। ठीक है। सो सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब सेल्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है। मतलब वो इतने छोटे हैं कि वो माइक्रोस्कोपिक हैं, कि आप उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस constant there are some physiological limits to how big a cell can grow. ठीक है। this scale और साइज़ ऑफ अ सेल कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स इज़ इनक्रेडिबली स्मॉल। तो हमारे पास क्या होती हैं कुछ फिजियोलॉजिकली, मतलब जो फंक्शनली देखा जाए तो कुछ लिमिट्स होती हैं, तो कि कितना ज़्यादा बड़ा एक सेल ग्रो कर सकता है। ठीक है, कितनी हद तक। तो हमारे पास कुछ स्केल्स होते हैं या फिर कुछ साइजेस होती हैं जिससे हम कंपेयर करते हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से। फिर हमें पता चलता है कि द सेल और साइज़ ऑफ अ सेल कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट इज़ इनक्रेडिबली स्मॉल। तो हमें पता चलता है कि सेल तो बस बेतहाशा छोटा है। ठीक है। तो द स्मॉलेस्ट सेल आर बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोप्लाज्मास। सबसे जो छोटा सेल होता है हमारे पास वो बैक्टीरिया के अंदर होता है। बैक्टीरिया क्या है? किंगडम मोनेरा का है, मेंबर है। और इसके जो सेल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? माइकोप्लाज्मास, विद डायमीटर बिटवीन 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। तो इनका जो डायमीटर होता है, फॉर एग्जांपल ये जो सेल है एक, ठीक है, बड़ा इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको डायमीटर समझा सकूँ मैं। ठीक है। तो इसका ये यहाँ से लेके ये जो डायामीटर होता है ना, ये डायामीटर इसका ये 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अब ये जो साइन बनी हुई है जिसे मैं माइक्रो प्रोनाउंस कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास बराबर होता है 10⁻⁻⁶ के। ठीक है। तो मैथ की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बस मैंने सोचा कि थोड़ा समझा दूँ ताकि ये भी आपका डाउट ना रहे। ठीक है। और सबसे अगर बल्किएस्ट सेल देखा जाए, मतलब कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बल्क मौजूद हो, बल्क क्या होता है? मतलब काफ़ी कंटेंट मौजूद हो, तो वो हमारे पास जो परिंदे होते हैं उनके जितने भी एग्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा बल्किएस्ट सेल में आते हैं। और अगर लॉन्ग सेल की बात की जाए, मतलब कि लंबा सेल कौन सा है, तो लंबा सेल हमारे पास जो होता है वो हमारे जो ह्यूमंस होते हैं उनके, या फिर हमारे पास जितने भी एनिमल किंगडम से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है, नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है। वो जो नर्व सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्गेस्ट होते हैं। ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सेल्स आर सम मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स। इसी तरह से हमारे जो मसल्स होते हैं या एनिमल के जो मसल्स होते हैं उसका एक सेल भी क्या होता है? लंबा होता है। मतलब कि वो डायमीटर उसका ज़्यादा नहीं होगा, पर उसकी क्या होगा? इस ऐसे होगा वो, मतलब कि वो सिलेंड्रिकल होगा एक तरह से। ठीक है।
फिर है हमारे पास कि मोस्ट सेल्स लाई बिटवीन दीज एक्सट्रीमिटीज़, मतलब एक्सट्रीम्स, मतलब कि ये हमने एक एक्सट्रीम पॉइंट बता दिया कि एक चीज़ लॉन्ग है, एक चीज़ बल्कीएस्ट, एक सबसे छोटी है। तो अब जरूरी तो नहीं या तो वो छोटी होगी या वो बल्कीएस्ट होगी या वो बड़ी होगी। काफ़ी सारे, कुछ बड़े, थोड़े बड़े होंगे, कुछ उससे छोटे होंगे, कुछ थोड़े बल्की होंगे, कुछ थोड़े थोड़े उसके साथ जो होंगे वो स्मॉल भी होंगे। तो काफ़ी सारी वैरायटी इनके अंदर भी, इन एक्सट्रीम्स लेवल्स के बीच में भी जो होती है वो लाई करती है। सेल साइज़ एंड शेप आर रिलेटेड टू सेल फंक्शन। अब सेल का जो साइज़ है और जो सेल का शेप है, कि उसका शेप गोल है, सिलेंड्रिकल है, लॉन्ग है, जिस भी तरह का उसका शेप है, और उसकी जितनी साइज़ है वो छोटा है, बड़ा है, किस भी तरह का है, तो वो डिपेंड करती है कि उस सेल को फंक्शन कैसा परफॉर्म करना है। आपके मसल सेल्स अगर लंबे हैं तो कभी सोचा है कि वो लंबे क्यों हैं? क्योंकि वो उनको क्या होना होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होना होता है। जब आप अपनी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स परफॉर्म करवाते हो तो मूवमेंट जब आप करने के लिए उस मसल को क्या होना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होना पड़ता है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से वो मसल्स क्या होते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं। लॉन्ग होंगे तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो सकेंगे। तो सेल का, उस सेल का जो पर्टिकुलर फंक्शन होगा, जैसे मसल सेल हो गए हमारे पास, उनका जो पर्टिकुलर फंक्शन होगा वो डिपेंड करेगा उसकी साइज़ पे, या सेल साइज़, या उसका जो सेल का जो शेप होगा वो तभी हम देख पाएंगे, तभी वो क्या कर रहा होगा, एक तरह से डिनोट कर रहा होगा हमारे पास उस सेल के फंक्शन को, कि वो फंक्शन किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। दोनों चीज़ें क्या होंगी, इंटर रिलेटेड होंगी। उसके बाद है हमारे पास बर्ड एग्स आर बल्कि बिकॉज दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द डेवलपिंग यंग। अब जो बर्ड होता है उसके जो अंडे होते हैं उसके अंदर क्या होता है, हमने कहा कि वो सबसे बल्कीएस्ट सेल है, ठीक है। बल्कीएस्ट क्यों है, क्योंकि उस एग में से क्या होना है, न्यू यंग वन प्रोड्यूस होना है, तो उसकी वजह से वो क्या है, सबसे ज़्यादा बल्कीएस्ट है। इसी तरह से लॉन्ग मसल सेल्स, अब मसल्स के जो हमारे सेल होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग है। तो लॉन्ग क्यों है, क्योंकि उनको पुल करना है। पुल मतलब कि उसमें अंदर क्या होनी है, फोर्स प्रोड्यूस होनी है। फोर्स कैसे प्रोड्यूस होगी, जबकि आप कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करवाएंगे। इसी तरह से लेंदी नर्व सेल्स, मतलब कि वो लेंथ वाइज क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो आपके जो नर्व के सेल्स होते हैं, यानी कि आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, आपके जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। किस तरह से कर रहे होते हैं कि अगर आपने हाथ रखा है किसी गर्म चीज़ पर, या आपने किसी ऐसी पिन पे हाथ रख लिया, तो वो क्या होगा, वो मैसेज आपके हाथ पे, वो है हाथ पे प्रोड्यूस हुआ है, मतलब कि वो स्टिमुलस जो है वो आपके हाथ पे आया है, कि ये आपको जो है वो सेंसेशन प्रोड्यूस करवाई गई है। लेकिन वो क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल से होते हुए आपके ब्रेन की तरफ जाता है, ठीक है। फिर ब्रेन उसको वो बताएगा कि आपने क्या करना है, कमांड क्या लेना है। फिर वो स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर हॉर्न सेल से ब्रेन की तरफ वापस मतलब जो होता है वापस क्या करेगा, मसल्स पे आके बताएगा कि आपने क्या करना है, हाथ जो है वो हटा देना है। तो मैसेज जो देने वाला है कि आपने हाथ हटाना है, ये मैसेज जनरेट हुआ है आपके ब्रेन से, ठीक है। रिस्पॉन्स किसने किया है, आपके मसल्स ने, और सेंस किसने किया था, स्टिमुलस किसने किया था, वो भी आपके एक तरह से मसल्स ही थे, या फिर आपके जो सेंसरी, हम कह सकते हैं सेंसरी जो होते हैं ना, सेंसेशन जो प्रोड्यूस करवाते हैं, वो आपकी स्किन हो सकती है, या फिर आपके डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या करवाते हैं, सेंसेशन प्रोड्यूस करवाते हैं। तो उसको सेंस करने वाली चीज़ अलग थी, कमांड देने वाली चीज़ अलग थी, और रिस्पॉन्स कहीं और पे जनरेट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इस वजह से, क्योंकि ये पूरा मैसेज कन्वे होना होता है, हो तो ये नैनो सेकेंड्स के अंदर रहा होता है, लेकिन क्योंकि ये पूरा प्रोसेस होना होता है, दैट्स वाई आपके जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं। उनका शेप कुछ इस तरीके से होता है। ये फॉर एग्जांपल ये सोमा है, ये हमारे पास एक्सॉन है, और यहाँ से क्या होते हैं, डेंड्राइट्स निकल रहे होते हैं, और यहाँ पे राइबोसोम्स और न्यूक्लियस वगैरह मौजूद होता है। ये माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या होते हैं, इस तरह से एक्सॉन टर्मिनल्स निकल रहे होते हैं। तो ये एक्सॉन लंबा होता है, ये बहुत लंबा होता है, ताकि वो मैसेजेस को कन्वे कर सके, ठीक है। उसके बाद ऑन द अदर हैंड स्मॉल साइज, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, पहले इसको ऐसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड स्मॉल सेल साइज ऑल्सो हैज़ मैनी बेनिफिट्स। अगर सेल छोटा है तो उसके आपको कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर ओनली
8 micrometer in diameter, therefore can move through और tiniest blood vessels capillaries जैसे कि। तो हमने कहा कि अगर सेल लंबा है या बड़ा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर सेल छोटा है तो ऐसा नहीं है कि आपके अगर बॉडी के अंदर कहीं सेल्स छोटे पाए जाते हैं तो वो नुकसानदेह, नहीं, उसका आपको फ़ायदा है। जैसे हमारी ब्लड के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटिलेट्स। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका डायामीटर बहुत छोटा होता है। कितना डायामीटर है, 8 माइक्रोमीटर। माइक्रो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 के। तो हमारे पास वो 8 10⁻⁻6 यानी कि 8 × 10⁻⁻6 मीटर्स हमारे पास जो है उसका डायामीटर है। तो वो इतना छोटा है ताकि वो सेल्स, क्यों छोटा है, क्यों फ़ायदेमंद है, क्योंकि छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी बिल्कुल दिखती भी नहीं है, जो वहाँ से भी उस ब्लड को पास करवाना होता है। अगर वहाँ से ब्लड पास ना हो सके तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं और आपके उस बॉडी के पार्ट को क्या होता है, ब्लड मिलना बंद हो जाता है। वो आपका वो बॉडी का पार्ट अपना वर्क करना ख़त्म कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। अगर हार्ट के सेल्स को अगर फॉर एग्जांपल ब्लड ना पहुँचे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा, यानी कि हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये छोटा होना भी क्या है, एक तरह से एक बेनिफिट है। एंड देयरफॉर कैन मूव, ओके, ये हो गया। मोस्ट सेल्स आर स्मॉल इन साइज़, काफ़ी मोस्टली सेल्स देखा जाए तो वो सेल में जो होते हैं वो छोटे ही होते हैं इन रिलेशन ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अगर इनके वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए, लार्ज सेल्स हैव लेस सरफेस एरिया एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सेल्स। पर क्या है, जो लार्ज सेल्स होते हैं, ठीक है, जो बड़े सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया क्या होता है, छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सेल्स। ठीक है, ये फिगर नंबर ये शो कर रही है दिस रिलेशनशिप यूजिंग क्यूब शेप्ड सेल्स। और ये जो शो कर रही है दिस फिगर शोज 1 लार्ज सेल एंड 27 स्मॉल सेल्स, इन बोथ केसेस द टोटल वॉल्यूम इज सेम। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सेल है लेकिन ये लार्ज है। इसका डायमीटर हमें जो दिया, इसकी जो लेंथ जो हमें दी हुई है वो 30 माइक्रोमीटर दी हुई है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो 27 सेल्स हैं, इस तरह से 3 3 3 लगे हुए हैं और टोटल ये 9 जो है वो ब्लॉक्स इन्होंने बनाए हुए हैं क्यूब शेप्ड। ठीक है, दोनों ही क्या हैं, क्यूब शेप्ड है। ये स्मॉल क्यूब है और वो वाले लार्ज क्यूब थे। तो देखा जाए तो इन्होंने क्या किया हुआ है, ये 27 सेल्स मिलकर इतना एरिया कवर कर रहे हैं और इसने एक ने किया हुआ है। तो स्मॉल क्यूब से मैंने जितना इन्होंने सरफेस एरिया कवर किया है 27 सेल्स ने वो ज़्यादा किया है। आपको दिख रहा होगा 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर किया है। और हमारे पास जो लार्ज वाला एक सेल है उसने किया है 5,400। तो 16,000 बड़ा होता है या 5,000, ऑब्वियसली 16,000। तो मतलब स्मॉल सेल्स जो हैं उनका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, और हमारे पास जो लार्ज सेल्स हैं उनका सरफेस एरिया कम है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इन्होंने मैथमेटिकली लिखा हुआ है कि वॉल्यूम हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, जैसे हमारे पास 30 माइक्रोमीटर को हमने 30 माइक्रोमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 27,000 माइक्रोमीटर स्क्वायर्स आ गए, क्योंकि एक लार्ज सेल है और 27 स्मॉल सेल्स हैं। ठीक है, दोनों केसेस के अंदर टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना बन रहा है कि हमने वॉल्यूम को 30 × 30 × 30 मल्टीप्लाई किया है। क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका ये जो लेंथ है वो हमने देखी है वो 30 माइक्रोमीटर है। सो इन कॉन्ट्रास्ट टू द टोटल वॉल्यूम द टोटल सरफेस एरियाज आर डिफरेंट, सरफेस एरियाज डिफरेंट आ रहे हैं लेकिन वॉल्यूम क्या है, बिकॉज अ क्यूबिकल शेप हैज़ 6 साइड। एक जो क्यूब होता है ना उसकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है 3 डायमेंशनल होता है, तो उसकी 6 साइड्स होती हैं एंड इट्स सरफेस एरिया इज 6 टाइम्स द एरिया ऑफ 1 साइड। तो इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा एक साइड के मुकाबले में। सो द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आर एस फॉलो। तो हमने सबको क्या किया है, ये जो 30 × 30 था, ठीक है, इसको हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया है। ठीक है, ये आंसर आया है हमारे पास, क्योंकि इसका जो हमारे पास हमें जो गिवन है हमारे पास वो क्या है, इसकी लेंथ हमें गिवन है 30 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको शो हो सके 30 माइक्रोमीटर। लेकिन क्या है, इसकी साइड्स कितनी है, 6 साइड्स है, और इसने फिर इतना 5,400 माइक्रोमीटर इसने सरफेस एरिया कवर किया जो हमने नीचे लिखा है। लेकिन एक स्मॉल हमारे पास जो क्यूब है उसकी भी 6 साइड्स हैं, लेकिन इन्होंने कितनी रखी है यहाँ पे, एक की कितनी है,
10 है हमारे पास, एक मतलब क्यूब की जो हमारे पास साइज़ है वो 10 माइक्रोमीटर है, तो 600 हो रहे हैं। अब क्योंकि ये एक नहीं है, ये 27 है, तो हमने 27 के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मैथमेटिकली लिखा हुआ था कि वॉल्यूम को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं और सरफेस एरिया को हम किस तरह से वॉल्यूम और इसकी लेंथ का इंटर रिलेशन लगाकर मेजर कर सकते हैं। तो ये वैसे इतना काम का नहीं है, बट सिर्फ समझने की हद तक आप इसको समझ सकते हैं। फिर है सेल साइज एंड वॉल्यूम रेशियो। वेस्ट प्रोडक्शन एंड डिमांड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल वॉल्यूम। जो वेस्ट प्रोडक्शन होती है एंड जितनी हमारे पास डिमांड होती है न्यूट्रिएंट्स की, मतलब कि जितनी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की नीड है और जितना उन न्यूट्रिएंट्स के खाने की वजह से वेस्ट की प्रोडक्शन होती है, वो दोनों क्या होती हैं, सेल के वॉल्यूम के साथ, कि सेल कितना बड़ा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा आपको डिमांड होगी न्यूट्रिएंट्स की, उतना ज़्यादा आपकी वेस्ट की प्रोडक्शन होगी और उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा सेल का। अगर कम डिमांड होगी न्यूट्रिएंट्स की तो वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा एंड सेल का जो वॉल्यूम होगा वो भी कम होगा। तो मतलब एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी, एक चीज़ कम करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। सो सेल टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रिएट वेस्ट। तो सेल क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को लेता है और वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी होता है उसको क्या करता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। कैसे एक्सक्रीट आउट कर देता है, हर सेल अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी कि जो उसकी सरफेस है, सरफेस यानी सेल मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू क्या करता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है, सो अ लार्ज वॉल्यूम सेल्स, जो मतलब ऐसे सेल्स जिनका वॉल्यूम क्या है, लार्ज है, वो डिमांड करते हैं लार्जर सरफेस एरिया, but as the figure shows, a large cell has much smaller surface area relative to its volume than smaller cells have। तो हमने देखा कि जो लार्ज सरफेस एरिया वाले हमारे पास, जो एक लार्ज सेल होता है उसका सरफेस एरिया कम होता है, स्मॉल सेल्स हमारे पास जो होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो जितना हमारे पास क्या होगा, जो लार्ज वॉल्यूम होगा हमारे पास, उसकी उतनी डिमांड होगी कि सरफेस एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए। सो ईच इंटीग्रल रीजन ऑफ द सेल हैज़ टू बी सर्व्ड बाय पार्ट ऑफ द सेल सरफेस। ठीक है, मतलब कि हर छोटा छोटा जो इंटरनल रीजन होता है सेल का, उसको भी सेल की सरफेस में पार्ट लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए या लेता है। सो एज अ सेल ग्रोस, जैसे जैसे सेल बड़ा होता है, बिगर होता है, तो क्या होता है कि इट्स इंटरनल वॉल्यूम इनलार्जेस, उसका अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। एंड द सेल मेम्ब्रेन एक्सपेंड्स, तो उसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन थी वो क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। अनफॉर्चुनेटली रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया टू पास मटेरियल टू अ यूनिट ऑफ द सेल स्टेडी डिक्रीजेस। लेकिन जब सेल बड़ा होता है तो वॉल्यूम क्या हो, हमारे पास जो सरफेस एरिया होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और हैंस वी कंक्लूड दैट, तो फाइनली इस पूरे जो हमने ये पढ़ा इसका जो कंक्लूजन निकला हमारे पास, समराइज़ अगर हम करें तो द मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल सेल्स, जिस छोटे सेल्स होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, कैन सर्व देयर वॉल्यूम मोर ईजीली, मतलब उनका जो वॉल्यूम होता है उसको बनाने के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मोर ईजीली हो जाती हैं देन द मेम्ब्रेन ऑफ लार्ज सेल्स। ठीक है, सो इन लाइफ साइंसेस इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वेन एवर स्ट्रक्चर हैज़ एन इंक्रीज सरफेस एरिया। तो हमने इस लाइफ साइंसेस के अंदर इंपॉर्टेंट है कि आप ये नोट करें कि जब भी एक स्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है, अपना सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है, तो मतलब कि उसका फंक्शन भी उस स्ट्रक्चर का क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, सो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर नहीं था क्योंकि पूरा मैथमेटिकली था और इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था जिसको हम देख के समझ सकें अच्छे से। थोड़ी सी जो स्टार्टिंग की जो ये थ्योरी थी, अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। बाकी ये ही कंक्लूजन ही आप थोड़ा सा देख लीजिएगा तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ खास था नहीं, बट फिर भी मैंने ये टॉपिक कवर करवा दिया ताकि बाद में आप लोग ये ना कहो कि मैम आपने एक टॉपिक छुड़वा दिया था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी कवर करवा दिया है। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समझने के हद तक थोड़ा सा अगर आपको 2-4 लाइनें पता होंगी तो इन्फॉर्मेशन होगी तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपने 3 फ्रेंड्स के साथ कम से कम इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अभी जाके इस बुक से इसको टॉपिक को पढ़ें ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। बट क्योंकि मैथ से तो ये इतना मज़े का टॉपिक था नहीं मेरे लिहाज से, स्किप करना चाहो तो मेरी तरफ से इसके लिए आप कर सकते हो। ठीक है, थम्स अप है इसके लिए कि आप इसको स्किप करना चाहो तो इस टॉपिक को कर सकते हो। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।